अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शम्स और हमारा चैनल है थॉटफुल जर्नीज। आज हम मुल्क टूटने बारे तीसरी और आखिरी किस्त पेश कर रहे हैं। इसमें भुट्टो और याह्या खान का जिक्र करेंगे और फिर एक मुख्तसर सा तजिज़िया पेश करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा वाक़या जो अगलबन नवंबर दिसंबर 1971 में पेश आया, जब मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट अपने इख्तिताम को पहुंच रहा था और बाकायदा 71 वार शुरू होने को थी। शुनीद है कि सदारती महल की पार्टी में याह्या खान मुल्की सियासी हालात, मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल वार और दीगर मसाइल से परेशान और मुस्तरब थे और शायद नशे की हालत में उनका जहन मदहोश ही था। उन्होंने 2 गुब्बारे उठाए और बेयकीनी और यासियत की धुंध में ये कहते हुए यके बाद दीगरे हवा में उड़ा दिए, हेयर गोज मुजीब, लो ये गया मुजीब, और फिर दूसरे पे कहा हेयर गोज भुट्टो, लो ये गया भुट्टो। इससे याह्या खान की उन दिनों की ज़हनी हालत की एक झलक मिलती है। अब हम मिस्टर जुल्फ़िकार भुट्टो की बात करते हैं। ये मार्शल्ला ही की पैदावार थे और 1965 की जंग और मुआहिदा ताशकंद तक अयूब खान के साथ थे। उनकी पुरस्कार शख्सियत अपने अंदर मकनातीसी खूबियां लपेटे हुई थी। भुट्टो एक इंतहाई पढ़े लिखे, ज़ीरक और तारीख से वाकफियत रखने वाले और मुस्तकबिल के बारे में बखूबी आगाही रखते थे। उनको अंदाज़ा था कि मुत्तहिदा मुल्क का क्या होने वाला है और उन्हें इस बात का भी तदारक था कि मुल्क ने 2 हिस्सों में तकसीम होना ही होना है। इसलिए उन्होंने इलेक्शन के बाद के लिए मुकम्मल लाहे अमल तैयार किया हुआ था। फिर जब 1970 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की, गो सरहद और बलूचिस्तान में बुरी तरह नाकाम हुई। आइनी तौर पर मुजीबुर रहमान, जो मशरक़ी पाकिस्तान से ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने चाहिए थे, भुट्टो ने जल्दबाजी और नाकबत अंदेशी से ना तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने दिया, बल्कि याह्या खान के साथ मिलकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करना पड़ा और एक मुतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। फिर भुट्टो ने दिसंबर में अपने मशकूक और हैरान कुन इक़दाम से सलामती कौंसिल में सीज फायर की तजवीज़ को इंतहाई बेहिसी और ड्रामाई अंदाज में रद्द कर दिया, जिसकी बदौलत पाक फौज को सरेंडर की शर्मनाक हजीमत उठाना पड़ी। भुट्टो अगर आईनी तरीका अख्तियार करते तो जो सिविल वार हुई उससे बचा जा सकता था। जनरल याह्या ने 1969 में मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार पर कब्जा किया था। उन्होंने 1970 में आज़ादाना और मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाए। इंटेलिजेंस की रिपोर्टों ने याह्या खान को यह बावर कराया कि कोई भी पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकेगी और इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए और ज़ाती हथकंडों से एक मखलूत हुकूमत बना लेंगे जो उनके ताबे होगी और वो मनसब सदारत पर ही फायज रहेंगे। याह्या खान की खुशफहमियों की कोई इंतहा नहीं थी। अपने तई अपने आप को अकले कुल समझते थे और अपने इर्द गिर्द खुशामदी मिलिट्री और सिविलियन टोले उनकी दानिशमंदी और अक्लमंदी से कोसों दूर ले गए थे और वह शराब को हकीकत मानकर हर न्यूज़ दिल्ली दूरस्त के मुगालते में ही रहे। उनके शराबी ख्यालात की ये इंतहा थी कि जब दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज सरेंडर के लिए गुफ्तगू शनीद कर रही थी तो ये अमरीकी बेड़े का इंतजार कर रहे थे और ज़मीनी हालात से बेखबर और अनजान अपनी ही दुनिया में गुम थे। और इन्हीं दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हेनरी किसिंजर इंडियन सफ़ीर को यह कह रहे थे कि अमरीका इस बात पर कोई इसरार नहीं कर रहा कि मशरक़ी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा रहे। हम इसकी खुद मुख्तारी को अटल और आज़ादी को मुमकिन समझते हैं। और उन्होंने कहा जंग अब एक अहमकाना फेल है और मौजूदा तरीके से यानी सियासी और सफारतकारी इक़दामात से चलें तो 1972 के
मौसम बहार तक बांग्लादेश बन जाता। लेकिन शोमी किस्मत के बावजूद सियासी डायलॉग को ख़त्म करके अक्सरियत वाले सियासतदान मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म बनाने की बजाय कैद कर लिया और सिविल वार का आगाज कर दिया। उन्होंने ये बिल्कुल एहसास नहीं किया वो किसी तौर पाकिस्तान के टुकड़े होने से बचा सकते हैं। तारीख हमें बताती है कि मुजीब ने याहिया को नई हुकूमत में सदर रहने की पेशकश की थी, मगर शायद भुट्टो और मिलिट्री जनता के जंगजुआना ख्यालात से भरे हुए जर्नल्स ने शायद इसे बुज़दिली समझा और इसे कबूल ना किया और अल्टीमेटली हथियार डाल दिए। याहिया की ये कज फहमी और इंतहाई खुद गर्जाना सोच थी कि वज़ीर आज़म को जो उनके ही इलेक्शन से बना और जीता उससे इससे महरूम कर दिया और जमहूरी अमल सबोताज करके आग और खून की होली खेली और जमहूरी तरीके से बनती हुकूमत को एक हुक्म से ख़त्म कर दिया। अब एक तजिज़िया मुल्क के टूटने का। शुरुआती अलहदगी में सबसे पहले बंगाली ज़बान की बजाय मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान बनाना एक नाकाबिले तलाफ़ी गलती थी, जिसने एक डर और खौफ पैदा कर दिया कि मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान पर तसल्लुत कायम कर रहा है और इसे मुस्लिम उम्मा का इकट्ठा रहने के ख्वाब की बजाय इलाक़ियात लसानियत में कौमियत में बदल दिया। दूसरा, गुलाम मोहम्मद मलिक एक गैर मुंतखब ब्यूरोक्रेट ने अलहदगी के बीच की इंतहाई खुद गर्जी और नाअक़बत अंदेशी से इसकी आबियारी की, सो वो भी कसूरवार ठहरे। सोम सिकंदर मिर्जा भी गैर मुंतखब फौजी ब्यूरोक्रेट जो जमहूरी हुकूमतों को ख़त्म करने और सियासी लीडरों को अपनी अयाराना हरकतों से दोनों सूबों बीच अलहदगी के बीज की आबियारी की, वो इस जुर्म में शामिल है। नंबर 4, सदर अयूब खान भी अलहदगी के बीज की आबियारी करने और मुल्की हालात को जानने के बावजूद खलवाड़ करने में इस कौम के कसूरवार हैं। इसमें जनरल याहिया और मिस्टर भुट्टो को मुल्क टूटने की आबियारी में मैं कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि 1947 से पहले ही बांग्लादेश का तस्वर उजागर हो चुका था। बकौल शायर, जी का जाना ठहर रहा है, सुबह गया या शाम गया। उनके पेशरों ने जैसे पहले जिक्र किया अलहदगी के बीज की इतनी आबियारी कर दी थी कि ये तनावर दरख्त बनकर एक खौफनाक और डरावना ख्वाब बन गया था। इसका फल पककर टूटने के लिए तैयार था, बस इसे कैसे तोड़ना है इन दो हजरात पर मुनहसर था। सियासी और दानिशमंदी से आराम से तोड़े या ना समझी और खुद गर्जी के कुल्हाड़े से। ये दोनों एक ऐसी नमनाक कहानी के दो किरदार थे जो बिल्कुल आखिर में सामने आए और इस कहानी को मुख्तसर वक्त में इस अलमिया या ट्रेजेडी में बदल कर हमेशा के लिए बदनामी का दाग लेकर सब देखने सुनने पढ़ने वालों को सोगवार छोड़ गए। मेरी अदना राय में भुट्टो का जल्दबाज गैर मुसलमान रवैया और सियासी हल से गुरेज उनको इस अमल में ज़िम्मेदार ठहराता है। मुल्क के टूटने के असबाब में इनको बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। बैन ही याहिया खान को मुल्क की अलहदगी के प्रोसेस में शिरककार या मुल्ज़िम नहीं समझता, मगर जो खून खराबा और सिविल वार में सब पाकिस्तानियों का बशमूल दोनों सूबों के जो जानी माली नुकसान हुआ, इसमें इनका बहुत बड़ा कसूर है। ये मुतलकल अनान हुक्मरान थे, इस मसले को अपनी ज़ात से ऊपर रखकर ऐसे तरीके से हल कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए ड्रॉप सीन के यही जिम्मेदार हैं। आज के व्लॉग में मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि सियासत हो या घरेलू काम या हुकूमत, हर जिम्मेदार को अपने फराइज अपनी ज़ात से ऊपर होकर सिर्फ कौम की सरशारी में अंजाम देने चाहिए। ये बात याद रखने की है कि तशद्दुद,
زبردستی اور دھونس سے آپ وقتی فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور ہم نے اس سانحہ میں یہ پیغام واضح طور پر دیکھا ہے، اور بقول شاعر یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کا اختتام ہو گیا، کبھی کبھی ٹوٹنے سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اور آخر میں وہی حسب ضابطہ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے ضرور لائک کریں، کامنٹس ضرور دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو اس چینل کو تھاٹ فل جرنیز نذیر شمس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔